अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, इटली में एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है। दो ग्रुप के दरमियान जंग हुई थी, झगड़ा हुआ था, फसाद हुआ सिटी सेंटर सोस्तेग्रनो में, और डंडे खूब चले और गाड़ियों के कांच तोड़े गए। फिर एक पाकिस्तानी जो पकड़ा गया है उसकी गाड़ी में से एक रिवॉल्वर निकला है और उसकी गोलियां भी निकली हैं। तो उसको पकड़ लिया पाकिस्तानी को। 21 साल का ये लड़का है और ये है कि अब शोर हो रहा है इटाली में कि ऐसे पाकिस्तानियों की रेसिडेंस परमिट छीन के इनको रवाना कर दिया जाए। अजीज दोस्तों, स्पेन, पोर्टुगल और इटली, ये 3 कंट्री ऐसे हैं वेस्ट यूरोप के जहाँ पे इन्होंने इमिग्रेशन खोली थी कई मौक़ों पे, और उसमें कुछ कंडीशंस रखते थे। जैसे मुझे याद है, मैं जब 99 की एंड में बेल्जियम से स्पेन मूव हुआ था 1 साल के लिए, तो उस वक्त वहाँ पे भी खुली थी इमिग्रेशन, और कंडीशन ये रखी थी कि आप 95 से यानी 4 साल से स्पेन में रह रहे हैं और इसका इलीगल भी रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ सबूत पेश कर दें कि आप स्पेन में हैं 4 साल से। तो धड़ाधड़ पूरे यूरोप से पाकिस्तानी वहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए। और जो 3 चीज़ें मांगी थी, एक तो ये मांगा था कि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो, और दूसरा ये है कि आपके पास प्रूफ हो कि आप स्पेन में रह रहे हैं, और तीसरा ये है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो। तो जाहिर है कि जब इलीगल हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस कहाँ से होंगे। और पासपोर्ट तो पाकिस्तान एम्बेसी, मुझे याद है मैं एक बार मैड्रिड में पाकिस्तान एम्बेसी उस ज़माने में रात को गया, तो नवंबर का महीना था और पूरे एम्बेसी की रोड जो थी ना, उस पे फुटपाथ पे लोग कंबल लेके, और सर्दियाँ थी तो कंबल लेके, और वो पाकिस्तानी कोई मेरा ख्याल है 2-3 हज़ार होंगे। और पाकिस्तान एम्बेसी को इस्लामाबाद से ऑर्डर आया था कि पूरा सपोर्ट करो ताकि पाकिस्तानी लीगल हो जाएं। तो रात भर वहाँ पे बैठ के, क्योंकि मेरा स्पेन में पासपोर्ट फ्रेंच और पाकिस्तानी दोनों चोरी हो गया था। मैं पहले एक बार डिटेल में बता चुका हूँ कि किस तरह मेरे ऊपर वारदात हुई थी। मेरा बटुआ, पैसे सब चोरी हो गए थे। तो मैं फ्रेंच एम्बेसी गया तो उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तानी पासपोर्ट बना दिया, फ्रेंच पासपोर्ट बना दिया था। पाकिस्तान एम्बेसी गया तो 2-3 धक्के खिलाए थे। तो उस ज़माने में जब फिर इमिग्रेशन खुली तो मैं एक दिन गया तो मुझे एम्बेसी के एक ऑफिसर ने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आप तो पढ़े लिखे हैं, ये सब पंजाब से आए हुए हैं, अनपढ़ हैं, आप हमें एक मदद कर दें। मैंने कहा क्या? तो बोले आपकी राइटिंग कैसी है? मैंने राइटिंग लिख के बताई। तो उन्होंने कहा हमारे पास पासपोर्ट इशू करने हैं हमें हज़ारों, और उस ज़माने में पासपोर्ट हाथ से लिखे जाते थे। तो बोले कि आप पासपोर्ट पे लिखना हमारी मदद कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी, आपका पासपोर्ट भी आप खुद लिख दें। तो मैंने वहाँ पे बैठ के, मेरा ख्याल है 7-8 घंटे तक, रात के 12 बजे तक बैठ के मुख्तलिफ लोगों के सब के फॉर्म आते थे, पासपोर्ट पे नाम, फादर्स नेम, ये वो सब मैं भरता था। इस तरह इलीगल जमा हुए। और रेसिडेंस प्रूफ के आप वहाँ पे थे तो क्या करते थे कि किसी सस्ते होटल होते हैं ना, उनसे जाके, वो करप्शन तो आपको पता है हर जगह चलती है, उनसे डील करके, एजेंटों ने ये सारे काम किए, डील करके वो पूरी रसीद बुक उनसे ले लेते थे। कई लोगों ने तो मुख्तलिफ होटलों की रसीद बुक छपवा के पाकिस्तान से रातों रात मंगवा ली, और उसमें पुरानी तारीख में रसीद दे दी कि मोहम्मद माजिद वल्द ऑफ वल्द, ये करके कि इस तारीख से इस तारीख तक इस होटल में रहा। फिर इन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ स्कूलों से डील की, जो इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल थे और ये वो, कि आप हमें सर्टिफिकेट बना के दें कि इसने फ़लाँ से फ़लाँ तारीख 6 महीने काम किया। इस तरह करके इलीगल भर के इटाली, स्पेन और पोर्टुगल में जमा हो गए थे। आज ये आपको जो इटाली, स्पेन, पोर्टुगल में पाकिस्तानियों की भरमार नज़र आ रही है, तो वो 95 से लेके 2005 के दरमियान खुलने वाली इमिग्रेशंस थी। अजीज दोस्तों, एक हैरत अंगेज़ बात आती है सामने कि ये जियो के मुर्तज़ा ने लिखा है
कि ब्रिटिश पाकिस्तानी लॉर्ड आमिर सरफराज को अपॉइंट किया गया है ऑनरी कर्नल इन ब्रिटिश आर्मी वगैरह वगैरह। सवाल मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब कोई ग्रूमिंग गैंग में 80% 90% पाकिस्तानी होते हैं और उनको हम ब्रिटिश पाकिस्तानी कहते हैं तो सारा पाकिस्तान चीख उठता है कि नहीं नहीं, इनको आप ब्रिटिश पाकिस्तानी क्यों कहते हैं। लेकिन जब कोई अच्छाई की बात आती है तो फौरन ब्रिटिश पाकिस्तानी हो जाते हैं, तब साउथ एशियन या ये नहीं। हालांकि एक कर्नल के रैंक पे मिला है उसको, ब्रिटिश पाकिस्तानी है, यहाँ पैदा हुआ है, यहाँ पला बड़ा है, यहाँ पे सब कुछ है, उसको आप ब्रिटिश कहें तो कोई मसला नहीं है ना भाई। जब शबाना महमूद होम मिनिस्टर बनी तो फखर से ब्रिटिश पाकिस्तानी, हालांकि वो कश्मीरी थी, कश्मीरीज आर नॉट पाकिस्तानी, फिर भी ब्रिटिश पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानी। अब शबाना महमूद ने इमिग्रेशन लॉज नए निकाल दिए हैं तो अब शबाना महमूद को खाली साउथ एशियन ब्रिटिश लिख देते हैं, या बहुत हुआ तो मुस्लिम ब्रिटिश होम मिनिस्टर ये वो। तो ये बड़ा समझ में नहीं आता कि भाई साहब ये क्या चक्कर है। अजीज दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं, LK आडवाणी साहब के कदमों में बैठे हैं। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए डेमोक्रेसी। मतलब दूसरे मुल्कों में भी आपको किसी आम प्रोफेशन का, जैसे जिमी कार्टर था, शायद वो कारपेंटर था, रोनाल्ड रेगन एक्टर था, तो दूसरे देशों में भी। लेकिन भारत में एक चाय वाला है ना, वो बहुत ही नीचे लेवल का प्रोफेशन माना जाता है। वो एक स्लो रास्ते पे तरक्की करके पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, और ये भारत में ही मुमकिन है। डेवलप वर्ल्ड में आप फिर समझ सकते हैं कि ठीक है, इस तरह के नीचे के प्रोफेशन से लोग ऊपर आ जाते हैं, लेकिन भारत की, और फिर इस प्राइम मिनिस्टर ने, पहले तो इस चीफ मिनिस्टर ने अपने जो इनको जगह मिली चीफ मिनिस्टर की, उसको जस्टिफाई किया और गुजरात को कहाँ से कहाँ लेके गए। हालांकि उनके खिलाफ उनके ज़माने में कितनी साजिशें हुई थीं, वो जो ट्रेन जलाई गई, फिर इसके बाद गोधरा का जो वाकया हुआ, उनको कितना तारनिश किया गया, उनकी इमेज को, उनको सब कुछ। लेकिन उन्होंने एक ज़बरदस्त चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस दी। फिर इसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो 2014 के भारत और आज के भारत को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। आप कितना भी वो मलाइन कर लें मोदी जी के खिलाफ, आप कितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, जो कुछ वो भारत के लिए कर गए हैं, और स्टिल कि भारत वो देश है जहाँ पे इतने फॉरेन साजिशें होती हैं। यहाँ पे पूरा एक इकोसिस्टम चलता है, एक इकोसिस्टम जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है। वो पाकिस्तान और तुर्की जैसे टेररिस्ट देशों की तो मदद करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी गलत कार्यों को भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन भारत जैसे एक महान देश जहाँ पे कोई गलत कार्य नहीं होती, एक देश तरक्की पे जा रहा होता है, उसको किस तरह कमज़ोर करने की कोशिश की जाती है, उसकी इमेज को तारनिश करने की, उसके लीडर की इमेज को तारनिश करने की कोशिश की जाती है। आप ये देखें कि कितनी साजिशें नहीं हुई। कोई कदम उठाते हैं मोदी जी और फौरन फार्मर्स लॉ सबसे बड़ी मिसाल है कि ऐसे आउटस्टैंडिंग फार्मर्स लॉ थे जो गरीब फार्मर्स और मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचाते थे, और मिडल मैन और ऊपर के लोग जो पूरी मलाई खा जाते थे फार्मर्स की, उसको नुकसान पहुंचता था। लेकिन मजबूर किया गया इस प्राइम मिनिस्टर को कि वो लॉ वापस लिए। जैसे चाइना में डिक्टेटरशिप है, ऐसे डिक्टेटोरियल पावर अगर मोदी जी के पास होते ना 2014 से, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऑलरेडी वो चाइना के बराबर अपनी इकोनॉमी को ले जाते अगर इनको अड़चनें ना होती। मतलब आप ये देखें कि यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड ये दुनिया के कौन से देश में नहीं है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा भारत जैसा देश होगा, शायद, मुझे तो याद नहीं पड़ता, जिसमें दो अलग अलग कानून चलते हों। एक मुसलमानों के लिए उनका अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है, और एक दुनिया का शायद ही कोई ऐसा सेक्युलर देश हो जिसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी एग्जिस्ट करते हो जैसे भारत में है।
हालांकि सेक्युलरिज्म में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन भारत में ये चीज़ें भी हैं। आपका जो नेशनल रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे आधार कार्ड वगैरह है, अभी भी भारत में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोग भारत में रहते हैं और भारत को नहीं पता। ये भी शायद ही दुनिया के किसी देश में हो, किसी थर्ड वर्ल्ड के बिल्कुल गरीब मुल्क में ऐसा हो तो हो, लेकिन पाकिस्तान जैसे बनाना रिपब्लिक के पास भी नादरा है जिसके अंदर सारे पॉपुलेशन का रिकॉर्ड मौजूद है। कहीं कोई टेररिज्म का ब्लास्ट होता है, टेररिस्ट का हाथ ढूंढ के उसका फिंगर प्रिंट से नादरा फौरन चेक कर लेती है कि ये कौन है। लेकिन भारत में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो, जब पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन की बात हो, तो फौरन आंदोलन शुरू हो जाते हैं कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो ये सब अड़चने होने के बावजूद मोदी जी ने कहाँ से कहाँ ले गए। खैर मैं कहीं और ही निकल गया। मसला ये था कि G20 की मीटिंग हुई। G20 की मीटिंग में साउथ अफ्रीका में हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, साउथ अफ्रीका में गोरों के खिलाफ कत्लेआम होता है, फलान है ढुमकान है, तो मैं नहीं जाऊंगा और अमेरिका बाइकआउट करेगा। और फिर अगले साल जो G20 की मीटिंग है वो अमेरिका में, वो हम होस्ट करेंगे। और फिर जब ये G20 की मीटिंग ख़त्म हुई तो एक सेरेमनी होती है जिसमें नेक्स्ट होस्ट को वो पथ दिया जाता है कि भाई अब आपके हवाले ये। तो अमेरिका ने साउथ अफ्रीका से कहा कि उस एंड सेरेमनी जिसमें आपने अमेरिका के हवाले करना है होस्टिंग राइट्स, उसमें हम अपना डेलीगेशन भेजते हैं। लेकिन वो डेलीगेशन इतने लो लेवल का था कि साउथ अफ्रीका ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, ये सेरेमनी हम कर ही नहीं रहे। अगर भेजना है तो कोई हाई लेवल का डेलीगेशन, फॉरेन मिनिस्टर या फॉर डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट या कुछ भी, लेकिन छोटे लेवल का डेलीगेशन नहीं चाहिए। अजीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप किसी भी इंटरनेशनल मीटिंग में, आपने देखा पिछले पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद जितनी भी मीटिंगें हुई हैं ना, उसमें सिर्फ एक ऐसी हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी था, मोदी जी भी थे, वो कनाडा में जो हुई थी मीटिंग। लेकिन उसमें भी दूसरे दिन मोदी जी वापस आ गए थे और इसके बाद मोदी जी ने फैसला कर लिया कि मैं ऐसे किसी मीटिंग में जाऊंगा ही नहीं जहाँ डोनाल्ड ट्रंप होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की आदत है कि वो हर चीज़ को कैश कराता है, हर चीज़ का अपना पॉलिटिकल माइलेज स्कोर करता है। मैंने ये कहा, मैंने ये कर दिया, मैंने ये जंग रुकवा दी, और झूठ पे झूठ इतना बोलता है कि मोदी जी को पता है कि वो मेरे साथ एक पिक्चर खिंचवा लेगा और फिर इतनी बातें उस हवाले से कर देगा कि मैंने मोदी को ये कहा, मोदी ने जवाब में ये एग्री किया, फलान किया ढुमकान किया। मोदी जी अवॉइड करते रहे, जहाँ जहाँ डोनाल्ड ट्रंप जाता था वहाँ नहीं जाते थे। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया तो मोदी जी पहुँच गए। और इस मीटिंग में, G20 की मीटिंग में, आप यकीन माने कि कितना मोदी जी का मतलब एक वेलकम हुआ, एक आवभगत हुई। होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका ने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया कि आप आए, क्योंकि इस मीटिंग में चाइना का जी भी नहीं था और रशिया का पुतिन भी नहीं था। तो अगर दुनिया का इन तमाम लीडर्स में अगर कोई मतलब इतनी बड़ी पर्सनालिटी मौजूद थी तो वो मोदी जी की पर्सनालिटी थी। तो उसका बहुत शुक्रिया अदा किया साउथ अफ्रीका ने। और भी मोदी जी को कहा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने कि भारत हमेशा से हमारे लिए खड़ा रहा है और भारत ने हमेशा साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया है, जिसके लिए हम आभारी हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक बड़ी तब चीज़ जो आई ना सामने, वो एक ट्राई नेशन एग्रीमेंट साइन हुआ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कार्नी साहब और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बानिया साहब और मोदी जी, इनके दरमियान एक लंबी चौड़ी मीटिंग हुई और एक दोनों ने ट्वीट की, कनाडा के भी और ऑस्ट्रेलिया के भी प्राइम मिनिस्टर ने और मोदी जी ने भी, कि हमने एक ट्रायलिटरल एग्रीमेंट किया है। जब से टैरिफ का बम गिराया है ना, तब से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड तलाश कर रहे हैं कि अब किस तरह अमेरिका के असर से निकलें। और ये एक, अगर कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ये एक ऐसा मौका आया कि जिसका फ़ायदा उठाया सब ने।
और जैसे इंग्लैंड के केयर स्टारमर ने भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया, और दूसरे अब जैसे ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो कि अमेरिका के एक स्ट्रॉन्ग अलाई थे, वो भारत के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने डिटेल में भारत के प्राइम मिनिस्टर से बात की। इसके अलावा साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर से डिटेल में मोदी जी की एक मीटिंग हुई जिसमें कई बिजनेस डील्स की बातें हुई, और केयर स्टारमर साहब से मीटिंग हुई इटली की जियोर्जियो मेलोनी के साथ, और एक ज़बरदस्त मोदी जी ने अपना इम्प्रेशन छोड़ा इस सारे सिलसिले में, और यह है कि एक मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ पॉइंट जाके आपके सामने एक चीज़ रखूँगा। इसी तरह अगर टॉप 10 कंपनियों की बात करें तो पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनियां जो है ना, उनका टोटल कैप है 13.93 बिलियन। हालांकि ये कुछ वो है, लेकिन 13 भारत की टॉप 10 कंपनियां हैं ना, उनका टोटल साइज है 1.09 ट्रिलियन। पाकिस्तान की टॉप 10 कंपनीज हैं ना, उनका साइज है 13.93 बिलियन। मतलब आप ये देखें कि 100 गुना फर्क। भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना 227 बिलियन की है रिलायंस। पाकिस्तान की 10 कंपनियां मिला के 13 बिलियन की बनती हैं। तो अजीज दोस्तों, ये फ़र्क है भारत और पाकिस्तान की कंपनीज में। जाहिर है पाकिस्तान की एक करप्ट फौज पाकिस्तान के ऊपर बोझ बनी हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इतने सारे क्राइसिस में है। अजीज दोस्तों, भीख मांगना, पाकिस्तान भीख मांग मांग के दुनिया भर से ला के इस फौज के पेट भर रहा है, और इस फौज के फौजी इस मुल्क के 24 करोड़ 25 करोड़ लोगों को मतलब एक तरह से गैंगरेप कर रहे हैं लगातार। और ये मुर्दार कौम बिल्कुल खामोश बैठी है और किसी तौर पे मतलब उठने को तैयार नहीं, ये मुर्दार कौम अपनी ही फौज के खिलाफ। अजीज दोस्तों, ये आप देखें कि पाकिस्तान से कॉरपोरेट सेक्टर भागती जा रही हैं। ये जिलेट कंपनी ने भी पाकिस्तान से भागना शुरू कर दिया और कंपनी बंद कर दी। हुसैन हक्कानी साहब जो कि पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर हैं अमेरिका के, उन्होंने इस पे ट्वीट की है कि अब पाकिस्तानी शेव करने के लिए और बाल कटाने के लिए कहाँ जाएंगे। तो पाकिस्तान से पूरा इकोनॉमिक सेक्टर ख़त्म होता जा रहा है, पाकिस्तान से पब्लिक भागती जा रही है, और करप्शन का ये आलम है कि चाइनीज़ कंपनियां जो हैं ना, वो चाइनीज़ की टाइल मेकिंग कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में टाइल्स बनाती हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप हमारी कंपनी के अंदर कैमरे ना लगाएं। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने ये कहा कि नहीं, हम तो कैमरे लगाएंगे इधर, क्योंकि आपके यहाँ से अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। 120 बिलियन रुपए का आपने घपला किया है सीमेंट में, और शुगर सेक्टर में आपने 76 बिलियन का घपला किया है, और टाइल्स सेक्टर में आपने 30 बिलियन का घपला किया है। और ये है कि इस तरह आप टैक्स बचाने के लिए ये सारी चोरियां करते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मसला है। तो चाइनीज़ कंपनियां जो कि यहाँ पे माल बनाने के लिए बैठी थी कि चलो ना करप्शन है इधर तो हम माल बनाएं, तो 15 में से 11 कंपनियां बंद करके जा चुकी हैं, और सिर्फ 4 कंपनियां रह गई हैं जो कि ये इन सेक्टर्स में काम करती हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की नैया है ना, वो तेज़ी से डूब रही है। जिस तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन भी ख़राब हो रही है, इसी तरह इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत ख़राब हो रही है, और पाकिस्तान तेज़ी से डूब रहा है। बस अब एक चाहिए एक ऐसा झटका जो कि और किसी से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी तो चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, इनका पाकिस्तान से एक
कनेक्शन है कि उनके लिए इस एरिया में, इस रीजन में पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है, तो वो तो पाकिस्तान को बचाने की सरतोड़ कोशिश करेंगे। लेकिन एक भारत ही है जिसके ऊपर हम उम्मीद रखते हैं कि अब भारत एक ऐसा झटका देगा कि दुनिया की इस नासूर से जान छूट जाएगी। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कारोबारों की तरह दवासाज कंपनियां भी पाकिस्तान से जाने लगी। गुज़श्ता 3 साल में 5 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपना कारोबार बंद करके जा चुकी हैं। कौमी असम्बली में जमा कराई गई ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 5 बड़ी मल्टीनेशनल दवासाज कंपनियों ने अपने मुकामी ऑपरेशंस खत्म करते हुए पाकिस्तान में कायम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फ़रोख्त कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने ऐवान को बताया कि ये कंपनियां मुकम्मल बंदिश की वजह से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक कारोबारी फैसलों के तहत मुल्क से निकली हैं। वज़ीर सेहत का कहना था कि तमाम फैक्ट्रियाँ अब नए मालिकान के तहत काम जारी रखे हुए हैं ताकि ज़रूरी अद्वियात की फराहमी में कोई रुकावट पैदा ना हो। इस्लामाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बाद शहरी महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे फैज़ान राजा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद के एक इतवार बाज़ार में। अगर बात की जाए अंगूर फलों के रेट की, जो है अंगूर हो गया, अनार हो गया, इसी तरह सेब जो है वो दुगने रेट पे यहाँ पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जो यहाँ पे ग्राहक हैं, लोग हैं, उनको वो बहुत परेशान दिखाई दिए, जिनका कहना था कि सब्जी और फ्रूटों में जो है रेट बढ़ चुके हैं, जिसके बाद उनकी जो है कुव्वत खरीद से जो है वो तजावज़ कर चुके हैं। जहाँ पे इंतज़ामिया को चाहिए कि उस पर जो है वो फौरी एक्शन ले और कमेटी तश्कील दे, जिसके बाद जो रेट जो है इनकी कम हो। अगर बात की जाए अंगूर के रेट की, तो अंगूर का जो रेट है वो भी दोगुना हो चुका है। अनार 680 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त करने का यहाँ पे लिस्टें अवेजा की गई हैं दुकानदारों को कहना, जबकि उनको 1000 रुपये फी किलो के हिसाब से मंडी से मिल रहा है। और सब्जी में जो है वो टमाटर जो है वो 110 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त करने का कहा गया है, लेकिन मंडी से जो है उनको 140 रुपये फी किलो के हिसाब से पड़ रहा है। और जबकि जो चीनी का रेट है वो भी जो है मार्केटों में तकरीबन 170 या 175 रुपये फी किलो के हिसाब से मिल रही है। कुछ चीज़ें महंगी होने के बायस जो है उनको जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी।